हम लोग देखिए, इसके पहले हम लोग कई कई नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कौन सा एक्ट हमने बताया था आपको, 1833 से ही स्टार्ट करते हैं। 1833 फिर 1858, ये जो चार्टर एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया गया। लेकिन 1858 में जो 1857 की क्रांति हुई, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है भारत में। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही सारे काम होते थे भारत में। ब्रिटेन की जो संसद थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वो यहाँ राज करते थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कम्प्लीटली क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और पूरी शक्तियाँ कहाँ चली गई, सीधा सीधा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। यानी भारत पहली बार गुलाम कब बना, 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका बहुत अधिकतर क्षेत्र जो है सीधा ब्रिटेन के हवाले हो गया। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट अब डिसाइड करती थी कि यहाँ के लिए नियम कैसे बनेंगे, कानून कैसे बनेगी, यानी राज्य व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सब कुछ कौन देख रेख करेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। और ब्रिटेन की संसद से कोई सचिव यहाँ नियुक्त किया जाएगा, कोई अधिकारी होगा जो इन सभी चीज़ों को देखेगा। इसके बाद और भी कई प्रगतियाँ हुई, जिनमें से एक 1909 का एक्ट था, जो हमने आपको बताया कि 1905 में बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन। बंगाल को धर्म के आधार पे दो भागों में डिवाइड कर दिया था। किसने, कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में हिंदू मुस्लिम के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 1909 में एक सुधार आया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। इस सुधार में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल, यानी किसी विशेष धर्म के लोग इलेक्शन में लड़ेंगे और किसी विशेष धर्म के लोग ही वोट डालेंगे, और वो व्यक्ति जो चुनाव जीत कर आएगा वो पूरे समुदाय का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन रहेगा किसी एक ही कैटेगरी का। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये भारत को और विभाजित करने का सबसे आसान तरीका था। और इसी की डिमांड कर रहे थे BR अम्बेडकर, जो प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन और तृतीय, तीनों गोल में सम्मेलनों में लगातार भाग लेने वाले व्यक्ति वही थे। प्रथम गोल में सम्मेलन में कौन भारतीय नेता नहीं गया था, जिस कारण से इसे असफल माना जाता है, महात्मा गांधी। क्यों, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर और भारत के सबसे प्रिय नेता वही थे। लेकिन जब गोल में सम्मेलन हुआ और भारत को आज़ाद करने के लिए कुछ प्रोविज़न बताए गए, तो उसके लिए महात्मा गांधी पहली बार गए ही नहीं। दूसरी बार गोल में सम्मेलन हुआ तो सब लोग गए, गांधी जी भी गए। लेकिन गांधी जी जा कर के वहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि देशी रियासत के राजा रजवाड़े वो अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने लिए मांग कर रहे हैं। BR अम्बेडकर कह रहे दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, जैसे मुस्लिमों को मिला वैसे सिखों को मिले, वैसे दलितों को मिले, वैसे सबको मिले। और उनमें से गांधी जब ये अवलोकन करते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो देश के लिए नहीं, अपने अपने लिए बैठे हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और बिना कुछ बोले ही उस गोल में सम्मेलन को छोड़कर सीधा भारत आते हैं। और भारत आने के बाद असहयोग आंदोलन और तेज़ किया जाता है, फिर नमक सत्याग्रह चलता है, बहुत लंबी योजना बनाई गई और अंग्रेज़ों के ऊपर और ज़्यादा दबाव बनाया गया। लेकिन तृतीय गोल में सम्मेलन में गांधी नहीं गए, फिर भी तीसरे गोल में सम्मेलन में अम्बेडकर गए और उन अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिल गया। लेकिन महात्मा गांधी जी उसी समय कहाँ बैठे थे, अनशन पे। कहाँ, पूना की जेल में। और उस पूना की जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। और तब जा कर के बाद में अम्बेडकर जी को समझा बुझा कर लोग लेकर गए कि अगर बापू की हत्या हो गई या कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप बनेंगे। तो ऐसे में वो समझौता कर लेते हैं, आत्महत्या ही सही, समझौता करते। उस समझौता को क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। तो जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता, वो किसके किसके बीच में हुआ था, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और एक और समझौता हम बताए थे आपको, दिल्ली समझौता। ये दिल्ली समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और
इरविन के बीच में हुआ था। इरविन कौन था? इरविन कौन था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक सदस्य था जिसको भारत भेजा गया था, इसलिए क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं, और अगर गांधी जाएंगे नहीं तो भारत का सही से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहाँ मिलेगा नहीं। इसलिए इरविन को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से नियुक्त करके स्पेशली भेजा गया था कि आप जाइए और महात्मा गांधी से बात करिए और उनको समझाइए और उन्हें लेकर के यहाँ पर आइए। तो जो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था उसी को दिल्ली समझौता कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्ट हम आपको बताए हैं, उन सभी एक्ट में कई अच्छे अच्छे प्रावधान थे। उन्हीं प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान में वैसे ही बहुत जगह पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसी में से एक एक्ट है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा? उसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसका बहुत गहरा प्रभाव है। इसके बहुत सारे प्रोविज़न भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला संघ सूची, यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरा है समवर्ती सूची, इसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये संघ सूची क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या चीज़ होती है? देखिए, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे ये सारे सब्जेक्ट किसके अधीन होते हैं? केंद्र के अधीन होते हैं। यानी केंद्र सरकार, जैसे इस समय अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ले तो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसे आप कहोगे यूनियन। और जो इस समय उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है वो क्या है? स्टेट है। तो स्टेट यानी राज्यों के पास भी कुछ क्षेत्रों में अधिकार है कानून बनाने के, और कुछ क्षेत्रों में केंद्र के पास अधिकार है कानून बनाने के। इसे कहते हैं शक्तियों का विभाजन, कि किसकी शक्ति कितनी है वो इन लिस्ट के द्वारा डिफाइन कर दिया गया है। तो स्टेट और सेंटर के बीच में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है, और उसका लिखित ब्यौरा किस में मिलता है? हमको इन लिस्ट में मिलता है। ये लिस्ट हमारे संविधान में अभी भी है। संघ सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय हैं, और समवर्ती सूची भी है। हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से निकाली के लाई गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? नहीं, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये जो विषय आप देख पा रहे हो, ऐसे ही लिस्ट अभी भी हमारे संविधान में भी है। इसका मतलब कि अंग्रेज़ों ने 1935 का जो शासन अधिनियम भारत को गवर्न करने का एक आइडिया व्यक्त किया था, प्रेजेंट किया था, उस आइडिया में से ये आइडिया हमारे संविधान में ज्यों का त्यों रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया की आधारशिला में ये एक्ट आता है। ये संघ सूची, यूनियन लिस्ट वो होता है जिस पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और ये राज्य सूची, स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पे केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची वो कॉन्करेंट लिस्ट इसे कहते हैं। ये वह विषय होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा पहले किस विषय का, किस लिस्ट का हिस्सा था? राज्य सूची। जो एजुकेशन है, एजुकेशन पहले राज्य सूची में था। तो राज्य अपने अपने हिसाब से नियम कानून बनाते थे शिक्षा को लेकर के। इस तरीके से शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो गया था, और इतना जटिल विकेंद्रीकरण हो गया था कि शिक्षा का समायोजन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। समायोजन नहीं सही से होगा तो समाज में बालक भी एक ही प्रारूप में नहीं बन पाएंगे, एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग एम होगा, अलग अलग गोल होगा। तो स्टेट को सेंटर में कैसे कोलैप्स करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जब हमारा संविधान संशोधन किया किसने? इंदिरा गांधी ने, 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा, जो एजुकेशन राज्य सूची में थे, उसको निकाल के कहाँ डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। अब ये समवर्ती सूची क्या होता है? इसमें जितने विषय होते हैं उस विषय पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं शक्तियों का टकराव हुआ तो उसमें केंद्र की शक्तियों को श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे एक यूपी टेट होता है और एक सी टेट होता है। मान लीजिए कोई लड़का सी टेट क्वालिफाई कर लिया और यूपी टेट फेल हो गया। अगर वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती है और वो सी टेट क्वालिफाई है तो वो फॉर्म भर सकता है, भले ही यूपी टेट वो क्या है, फेल हो गया।
क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची के कुछ विषय पर सेंटर को ज़्यादा पावर है। अगर सेंटर ने कानून बना दिया तो वो कानून मानना पड़ेगा, स्टेट को उसे मना नहीं कर सकते। तो शक्तियों के टकराव में समवर्ती सूची में ज़्यादा प्रधानता किसको दी गई है? सेंटर को दी गई है। तो ये जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट हमारे संविधान में भी है, पर ये संविधान से पहले कहाँ था? भारत शासन अधिनियम 1935 में था, और वैसे ही वैसे हमारे संविधान में इंक्लूड कर लिया गया है। तो संविधान निर्माण के ऐतिहासिक बैकग्राउंड में ये भी एक एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कुछ शक्तियों का तो विभाजन हो गया, उसके बाद जो शेष शक्तियाँ बची उन्हें किसे सौंप दिया गया? वायसराय को। यानी ये जो 59 विषय हैं, 54 विषय, 36 विषय, इनको छोड़ के अगर कोई विषय सामने आता है तो उस पर नियम कानून कौन बनाएगा? वायसराय बनाएगा, यानी गवर्नर के अधीन कर दिया गया इसे। तो सारी शक्तियाँ किस में समाहित हो गई इसको छोड़ करके? वायसराय में। जब ये भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में ला करके प्रकाशित किया गया अखबारों में, और लोगों तक और रियासतों तक ये बात पहुंची, तो जो देसी रियासतें थे उन्होंने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार। क्योंकि इस 1935 के एक्ट में प्रोविजन था कि देसी रियासतों का विलय कर दिया जाएगा संघ में। देसी रियासतों का संघ में क्या किया जाएगा? विलय। इसका मतलब राजा महाराजा, उनके राजा रजवाड़े, नवाब सब खत्म, सिर्फ एक देश रहेगा ये। तो जब एक देश रहेगा, राजे रजवाड़े सब खत्म हो जाएंगे, नवाब भी नहीं रह जाएंगे किसी काम के। वैसे भी नवाब उस टाइम बचे ही नहीं थे किसी काम के, पेंशन पे जी रहे थे अंग्रेज़ों के, तो वैसे नवाबी तो ख़त्म हो चुकी थी फिलहाल। लेकिन जो भी थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ऐसे ही हमको कैसे ख़त्म कर देंगे? इतने दिनों से राज रियासत हमारी और पूरा सब कुछ समाप्त करके एक देश बना देंगे आप, तो उसमें हमें भी पावर मिलना चाहिए। तो इसका बहिष्कार कर दिया। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई कि मान लीजिए जैसे वहाँ का नवाब था, क्या नाम है जिसे बाद में मिलाया गया था? हैदराबाद। हैदराबाद का जो नवाब था, प्रांतीय स्वायत्तता के अधीन ही उसको अपना राज्य करने का अधिकार मिला हुआ था। उसके पास मिलिट्री थी, सब कुछ था। और हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब स्वायत्त, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह, वो भी प्रांतीय स्वायत्तता के अधिकार का उपयोग किए थे। और इन लोगों ने भारत में इसका विलय नहीं किया था, क्योंकि उनको प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के एक्ट में ही मिल गई थी कि वो अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। तो अब जो उसमें से बड़ी रियासतें थी जिनके पास सैन्य बल, आर्थिक बल, सब कुछ सक्षम था, उन्होंने अपने आप को अलग रखा संघ से। और जो छोटी छोटी रियासतें अंग्रेज़ों के अधीन थी उन्हें मिला दिया गया। तो ये रियासतें स्वतंत्र क्या हुई? बच गई। इन्हें कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। उसके बाद 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। ये 11 में से 6 दो कौन थे? जो अंग्रेज के अधीन थे, ब्रिटिश के अधीन थे। उनमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदन का मतलब जैसे एक लोकसभा और राज्यसभा होता है ना हम लोगों का, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही 2 लेवल पर वहाँ भी बॉडी बनाई गई कि एक बॉडी और दूसरी बॉडी एक दूसरे से कोलैबोरेट करके किसी भी नियम कानून को आगे बढ़ाएगी और जनता के हित में वो कार्य करेगी। और 10% जनसंख्या को मताधिकार। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि भारत में चुनाव तो होते थे, वायसराय की कमेटी में 16 सदस्य भारतीय होते थे, लेकिन वो 16 सदस्य में से चुनाव होता था, पर चुनाव में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उनके पास था जो ज़्यादा पैसे वाले थे, या जिनके पास टैक्स ज़्यादा भरने के समर्थ था, जो टैक्स भरते थे, या जो बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े होते थे, शिक्षित वर्ग से। तो ऐसे ही या तो व्यवसायी वर्ग रहा हो जो ज़्यादा धनवान रहा हो, या जमींदार रहा हो, यानी जिसके पास ज़मीन ज़्यादा रही हो, यानी संपत्ति के मामले में श्रेष्ठ रहा हो, या शिक्षा के मामले में श्रेष्ठ रहा हो, समझ रहे हैं, या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें वो विशिष्ट हो। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों को केवल वोट डालने का अधिकार था, सभी वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन इस 1935 के एक्ट में क्या कर दिया गया कि जो भी जनसंख्या है उसका 10% को मताधिकार मिला। लेकिन अभी भी वही समस्या है, यहाँ पर मताधिकार जनरल तो किया गया, लेकिन संपत्ति को हटा करके शिक्षा को रखा गया। एजुकेटेड लोग ही वोट डालेंगे, सब नहीं डालेंगे। इसमें अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। आगे चल के आज हमें क्या है, 100% वोटिंग राइट्स है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, लेकिन गलत है, क्योंकि अभी भी 100% वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट सिर्फ 18+ को है। 18 साल से ऊपर की जो एज, जिनकी समझ हो, देश को, परिस्थिति को, काल को समझते हो, वो लोग वोट डालेंगे तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग एज रख दिया गया 18। पहले कितना था? 21। इसे राजीव गांधी ने 18 करवा दिया था। ठीक है।
तो 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया इस एक्ट के तहत 1935। और मताधिकार का कानून अभी भी हमारे संविधान में है जो इससे इंक्लूडेड है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। और 1937 में संघीय न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1937 में। और इसका प्रावधान किस एक्ट में था, 1935 के एक्ट में इसका प्रावधान था। और पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। एक बात और ध्यान में यहाँ से रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करता है, सभी केस की सुनवाई करेगा या कुछ विशिष्ट केसों की। सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया गया था, नहीं जो हाई कोर्ट से खारिज हो जाए वो सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मेन उद्देश्य था बनाने का, स्टेट और सेंटर इनके बीच कभी अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसी के लिए बनाया गया है, जिसका काम है स्टेट और सेंटर के बीच के विवाद को हटाना। अब जैसे टीटी वाले भी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्यों, क्योंकि वो स्टेट और सेंटर का विवाद हो जाता है, क्योंकि शिक्षा कहाँ है, समवर्ती सूची में, इसीलिए कूद के पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और एक भर्ती जो आज आई है वो 3 साल तक कोर्ट में ही चलती है, उसके बाद भर्ती आती है, तब तक हो सकता है पता नहीं कितनों के विवाह टूट जाता है बेचारे इंतजार में। अरे ये जो ओवर हो जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ शादी विवाह टूट जाता है आजकल, जानते नहीं हो आप, बड़ा सीरियस केस चल रहा है। दहेज 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 लेना और देना दोनों गलत है, लेकिन दुल्हा जो है सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। दहेज लेना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है, लेकिन लड़का चाहिए जो सरकारी सर्विस वाला हो। सर आपने दहेज लिया था, मेरे बारे में टिप्पणी क्यों कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से आप। सुना था कि आप ये सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था वो सिर्फ केंद्र और राज्य के मामले को हल करने के लिए, मेरे समस्या को हल करने के लिए नहीं था, ठीक है। तो संघीय न्यायालय कब खोला गया था, 1937 में। किस एक्ट के द्वारा, 1935। और इसका मुख्य कार्य क्या है, स्टेट और सेंटर के बीच के विवाद को हल करना। जैसे पानी का विवाद है, पानी की, इस नदी का कितना प्रतिशत पानी किस स्टेट को मिलेगा, तो जब 2 स्टेट के बीच में ऐसा कोई विवाद खड़ा होता है तो वहाँ हाई कोर्ट काम करता है। हाई कोर्ट से अगर मामला ना सुलझे तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। और इस एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर मिलता है। इसके बाद अगला एक्ट आएगा, आखिरी एक्ट, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1947, स्वतंत्रता के जस्ट साथ पे। यस, तो अगला एक्ट लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।